मेरे प्यारे बच्चों, अपन एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, इसे एक बेसिक है, इसे आपको मेरे को समझाना है, क्योंकि हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ जो हैं उसमें भी यूज़ होता है, राउल्ट लॉ में बहुत यूज होगा। तो पहले वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है, ये अपने को समझना है। तो अपन एक प्रयोग के द्वारा इसे समझते हैं कि मान लिया कि कंटेनर है, यहाँ पे मेरे पास में एक कंटेनर है बेटा, और इस कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ तक एक लिक्विड भर दिया, यहाँ पे लिक्विड भर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे एक ये लिक्विड हो गया, और इसी के बीच में मैंने यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स भी हैं। यहाँ पे जो भी ये है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड होगा, ये क्या होगा बेटा आपके पास में, यहाँ पे सॉलिड होगा। और इस सॉलिड को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे घुसा हुआ है, इसे एनसीईआरटी में वहाँ पे कंपोनेंट 1 दे के नाम दिया गया है। कंपोनेंट घटक 1, कंपोनेंट पार्ट 1 आपको दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो होता क्या है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, जब इसमें घुले हुए होते हैं, तो कहीं शॉर्टे जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर हैं, तो वो नीचे भी है, तो यहाँ ऊपर भी आके रहते हैं, ये पार्टिकल्स यहाँ पे जमे हुए हैं, ये सब सॉलिड के पार्टिकल्स हैं बेटा। ये जितने सब सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, यानी विलय के पार्टिकल्स। सॉलिड का मतलब क्या होता है, विलय के पार्टिकल्स। अब इसे एक अपन प्रयोगात्मक रूप से देखें कि होता क्या है, जब जमीन के ऊपर पानी गिर जाता है बेटा, जमीन के ऊपर पानी गिर गया, जब जमीन के ऊपर पानी गिर गया तो आप क्या करते हो, उसे सुखाने के लिए पोछा लगाते हो, ठीक है। आपने जैसे ही उसे पोछा लगाया तो पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा। आई बात आके समझ में, ठीक है। यदि आपने पोछा नहीं लगाते हो तो फिर पानी क्या होगा बेटा, जल्दी बतलाओ, देर में सूखेगा या जल्दी सूखेगा, देर में सूखेगा। तो अब अपने पास में आता है कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, तो बेटा इसका एक फंडा होता है, उसका सरफेस एरिया। क्या होता है, सरफेस एरिया, यानी क्या होता है, जैसे हम पोछा लगाते हैं तो उस पानी का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, पहले इतना सा पानी था, अब पूरा क्या हो जाता है, वो भर जाता है। तो पानी के जो पार्टिकल्स होंगे, जो पानी के कण होते हैं, वो जल्दी जल्दी क्या होते जाएंगे, वेपोराइज होते जाएंगे, और जल्दी ही क्या होगा, वो सूख जाएगा। आई बात बेटा समझ में। जैसे जैसे अगर अपन पार्टिकल्स को यूँ करते जा रहे हैं, वो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से क्या होगा, जल्दी वेपोराइज होगा, और क्या हो जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, और वो जल्दी सूख जाएगा। जैसे आपके 9th क्लास में था कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो कपड़े होते हैं अपन इसे सुखाते हैं, वो जल्दी ही सूख जाते हैं। तो जल्दी क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जब पानी होता है तो पहले पानी के कण कहाँ पर, सतह पे आते हैं, और सतह से कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या ऐसी घटना हो रही है, सतही घटना हो रही है, यहाँ से जल नहीं जाता है जब तक वो सॉलिड के पार्टिकल्स यहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं, जब तक वो वेपोराइज नहीं होता है, हमेशा सतही घटना से होता है, यानी सरफेस एरिया, यानी सरफेस घटना है, ये सरफेस इंसिडेंट होता है हमारे, एक सरफेस घटना है। तो यहाँ से पानी के कण जल्दी जल्दी क्या होते जाते हैं, वाष्पीकृत होते जाते हैं। तो जितना अधिक जल के पार्टिकल्स होता है, जितना अधिक एरिया उनको मिलता है, उतने अधिक वो क्या होते हैं, जल्दी से वेपोराइज होते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की किस प्रकार की घटना हो गई मेरे प्यारे बच्चों, एक सतही घटना हो जाती है। यहाँ पर हम एक, अभी मैंने क्या बोला, सॉलिड, तो यहाँ हम एक प्योर सॉलिड या सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। अभी मैंने प्योर कंपोनेंट एक लिया है, सॉलिड, यानी वो प्योर सॉलिड है ना। अगर तो प्योर पार्टिकल्स के कारण ही, जैसे हम अब जैसे प्योर सॉलिड है, अब मैंने क्या करा, इस पात्र को धीरे धीरे गर्म करा, या इसे मैंने क्या करा, हीट करा। तो जैसे हीट करा तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ये वेपर के जो सॉलिड के पार्टिकल्स बेटा धीरे धीरे करके ये ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे कम करते गया तो ये यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। ये इस प्रकार सॉलिड का वेपोराइज होते जाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो एक स्थिति इस समय ऐसी आएगी कि ये यहाँ पे कि इन दोनों में जो जल है, इस प्रकार से जो सॉलिड और लिक्विड है, जिसके अंदर सॉलिड है, उनके बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी गतिक साम्य व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। गतिक साम्य व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से जाएंगे, ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से निकल मेरी छत की दीवार से टकरा रहे हैं, यहाँ से यूँ निकल रहे हो, छत की दीवार से टकरा रहे हैं, और जिस गति से वो यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो उसी गति से आके वापस क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, जो ये यहाँ पे आपस में टकरा रहे हैं, वो यहाँ पे भी आके क्या होंगे, इसकी सतह के ऊपर टकराएंगे,
और उस सतह पे टकरा के क्या होंगे, वापस लिक्विड में बन जाएंगे। यानी जिस दर से वो टकरा के वाष्प बन के उसके ऊपर टकरा रहे थे, उसी वाष्प के जो कण वापस यहाँ पे जल की सतह पे आके टकराएंगे और जल के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। यानी वेपोराइज संघनन की दर और उसके वेपोराइज होने की यानी जो दर होगी, वाष्पीकरण की जो दर होगी, वही उसके संघनन की दर के बराबर हो जाएगी। यानी एक इक्विलिब्रियम उसमें स्थापित रहता है। यानी इक्विलिब्रियम की स्थिति में होता क्या है, वापस समझो कि जिस दर से यहाँ पे इसके कारण वाष्पीकरण होकर ऊपर जाके टकरा रहे थे, ऊपर जाके टकराते यहाँ पे दाब करते हैं और वापस जब नीचे आते हैं तो इसके ऊपर, इसकी सतह के ऊपर एक उतना ही क्या करते हैं, उसी दर से वापस आके टकराते हैं। यानी ऊपर जाकर इक्विलिब्रियम की स्थिति में वापस नीचे आके इसके ऊपर जो वो एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो वो दाब इस सतह के ऊपर अप्लाई करते हैं, वही क्या कहलाता है, उसका वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वाष्प दाब कहलाता है। यानी हमारे के पास में इसमें सॉलिड यानी लिक्विड और लिक्विड के अंदर एक इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है बेटा, वेपर यानी वाष्प, और एक लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम स्थापित रहता है। लिक्विड जिस प्रकार से लिक्विड वेपर में बदलेगा उतनी स्पीड से क्या होगा, ये वापस लिक्विड में बदल जाएगा। इस प्रकार से इस सॉलिड के पार्टिकल्स द्वारा, प्योर पार्टिकल्स के द्वारा इसके ऊपर जब अप्लाई किया जाता है जो दाब इसकी सतह के ऊपर, वही क्या कहलाता है, उसका वाष्प दाब कहलाता है। अब याद रखो, इसे हम प्रदर्शित भी कैसे करते हैं, प्योर स्थिति में जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, शुद्ध फॉर्म में होता है ये सॉलिड, तो हम इसे क्या लिखते हैं, P0। इसे मैंने क्या बोल दिया, P0। यहाँ जो जीरो लगा कहीं बोल देते हैं डिग्री, ये नहीं, इसे बोला जाता है P0। अगर आपको नाम देना है, फर्स्ट कंपोनेंट है तो मैंने इसे फर्स्ट नाम दे दिया, तो P1 क्या बोलते हैं अपन, P1 ये क्या हो गया आपका फर्स्ट कंपोनेंट। इसी प्रकार से अगर प्योर सॉलिड हो मेरे पास में, अगर प्योर सॉलिड हो, अगर मैंने यहाँ पे बना दिया आपका एक प्योर सॉलिड का, ये प्योर सॉलिड ले लिया, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे प्योर सॉलिड ले लिया, सॉल्वेंट, ये सॉलिड तो हो गया था। अब क्या लेंगे बेटा, प्योर सॉल्वेंट लेंगे। ये ले लिया यहाँ पे, ये सॉल्वेंट किसी लिक्विड में है, यानी विलायक ले लिया, तो विलायक के कण भी कहाँ होंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे उत्पन्न होंगे, यहाँ पे ये सारे होंगे, यहाँ से सतही घटना है ये भी, और ये भी कौन सा है, प्योर सॉल्वेंट है। क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। तो जो क्रिया यहाँ पे हुई वो कि वही क्रिया यहाँ पे भी होगी बेटा, जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जो घटना यहाँ पे घटी है, वही घटना यहाँ पे भी घटेगी। तो विलायक के कणों के द्वारा उसकी सतह के ऊपर जो दाब लगाया जाता है, वही क्या कहलाएगा, विलायक का दाब कहलाएगा, यानी सॉल्वेंट प्रेशर कहलाएगा। सॉल्वेंट का प्रेशर यानी वाष्प दाब कहलाएगा। यानी उनमें भी क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्थापित होगा, और वहाँ पे जो दाब लग रहा है वही दाब क्या होगा, उसका सॉल्वेंट का वाष्प दाब कहलाएगा, जिसे हम क्या लिखते हैं, P2 लिख देते हैं। ये P2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, P2, यानी कि कौन सा हो गया कंपोनेंट, सेकंड। फर्स्ट कंपोनेंट तो क्या था हमारा पास में, सॉलिड यानी विले था। सेकंड कंपोनेंट कौन सा हुआ हमारे पास में बेटा, ये एनसीईआरटी में कंपोनेंट के उससे भी लिखा कंपोनेंट 2 यानी सॉल्वेंट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ, ठीक है। अब अगर यहाँ दीजिए सर आपने अलग अलग बतला दिए, तो अपन एक टर्म और यूज़ कर लेते हैं कि यदि मैं इन दोनों को, याद रखो, इन दोनों को अगर मैं एक साथ वापस से मिला दूँ, ये प्योर सॉलिड है P0 और P0। अगर अब मैंने एक को लिया कि पहले अलग अलग प्रयोग करा, विलय का अलग है और विलायक का अलग है। अब यदि इन दोनों को, किसी विलय और विलायक को एक साथ ही मिला दें एक सॉल्यूशन के अंदर, तो वह घटना किस प्रकार से होगी। अब यहाँ पे याद रखो कि यहाँ जो दोनों मैंने लिए हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट, ये किस प्रकार के हैं बेटा, ये भी याद रखना है आपको। दो तरह के होते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब वाष्पशील, जिसको हम गर्म करते हैं तो वाष्प बन के उड़ जाते हैं, क्योंकि कई प्रकार के सब्सटेंस जैसे भी होते हैं जिनको गर्म करने पर वो क्या होते हैं, वाष्प में नहीं परिवर्तित होते हैं। जैसे नमक है, ग्लूकोज है, वो वाष्प बन के उड़ेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से हमारे पास में जो ये दोनों हमारे पास में हमने कंपोनेंट लिए, कंपोनेंट फर्स्ट और कंपोनेंट सेकंड, ये किस प्रकार के हैं, वोलेटाइल यानी वाष्पशील पदार्थ हैं। क्या है बेटा, वाष्पशील पदार्थ हैं, जो सीधे इजीली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर अब मैं थर्ड कंटेनर लूँ बेटा, इसी के अंदर आपके इसको समझाने के लिए कि मैंने ये लिया थर्ड कंटेनर आपका। अब यहाँ सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स भी हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी हैं, दोनों ही हैं पार्टिकल्स, सॉलिड और सॉल्वेंट। जिस प्रकार से अगर मैंने लिक्विड लिया, ये लिक्विड ले लिया बेटा मैंने, ये ध्यान से समझना। अब इसके अंदर ये मैंने ले लिया आपके, ये कौन से पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट के हैं, ये सॉल्वेंट के ले लिए।
तो यहाँ पे दूसरा पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, ये दूसरे पार्टिकल्स ले लिए बीच में, ये किसके पार्टिकल्स होगा, देखो ये ब्लैक कलर से मैंने लिख दिया यहाँ पे, सॉल्यूट के होगा, किसके होगा, सॉल्यूट के होगा। तो इस सतह के ऊपर जैसे अभी अपन ने यहाँ देखा था, यहाँ केवल सॉल्यूट के ही थे यानी विलय के, यहाँ सॉल्वेंट यानी विलायक के पार्टिकल्स, अब यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स होंगे दूर 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 दूर, और उनके बीच में दोनों के पार्टिकल्स यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे। दोनों के पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा, यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ और यहाँ पे भी वही की वही क्रिया होगी। तो आप मेरे को बतलाओ कि अब प्रेशर किसके द्वारा अप्लाई होगा, एक के द्वारा या दोनों के द्वारा, बेटा दोनों के द्वारा प्रेशर अप्लाई होगा। तो कितना होगा, जितना प्योर फॉर्म में ये थे और जितना प्योर फॉर्म में ये था, क्या उतना ही होगा, नहीं होगा बेटा, क्योंकि जितने समय के अंदर ये इतनी यहाँ पे लगा रहा है तो उतने पार्टिकल्स नहीं जा रहे हैं, उतने समय के अंदर इसके पार्टिकल्स भी विलायक के पार्टिकल्स जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखो कि जब प्योर फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं तो केवल उसमें सॉलिड की था और यहाँ पे सॉल्वेंट का था। तो जब भी प्योर फॉर्म में होते हैं उसका प्रेशर हाई होता है, और अगर इन दोनों को साथ में मिला दिया तो इनका केवल पार्शल प्रेशर ही पूरे दोनों के दोनों नहीं लगा रहे हैं, इनका कोई सा भाग ही इन कणों का इसकी सतह के ऊपर दाब लगाएगा बेटा, इतना ध्यान रखना। क्योंकि क्या होता है कि अगर इनका मैंने मान लिया कि P0 अगर यहाँ प्योर फॉर्म में था किसका, सॉल्यूट का, कंपोनेंट फर्स्ट का, तो फर्स्ट ले लिया था, ये ऑलवेज अधिक होता है। कभी भी किसी सॉल्यूशन में यदि विलय और विलायक साथ में होते हैं तो उनका जो प्रेशर होता है हम उसे आंशिक पार्शियल प्रेशर कहते हैं और उसे केवल P से डिनोट करते हैं, और प्योर फॉर्म में P डिग्री 1 हमेशा ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से अगर दूसरा घटक होगा P2, उसका भी प्रेशर क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा P2। यानी ये जब सॉल्यूशन के अंदर होते हैं यानी विलयन के अंदर सॉल्वेंट और सॉलिड होते हैं तो हमेशा उनका जो प्रेशर क्या होता है, उनकी शुद्ध अवस्था के प्रेशर से कम होता है, और हम उसे P1 और P2 से डिनोट कर सकते हैं। या आपके बुकों में इसे दिया जाता है PA और इस P2 को दे दिया जाता है PB, ठीक है। यहाँ पे P1 की जगह A और 2 की जगह B दे दिया जाता है। तो ये हमेशा याद रखना कि प्योर फॉर्म में जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है, इसलिए ये दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, और ये आंशिक वाष्प दाब कहलाता है। PA क्या कहलाएगा, आंशिक वाष्प दाब कहलाएगा, यानी पार्शियल प्रेशर कहलाता है, ठीक है। ये भी एक सफेद कौन सी बेटा घटना सतही है ना। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन है हमने सॉल्यूशन का लिया, यानी यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, कंपोनेंट फर्स्ट प्लस कंपोनेंट सेकंड। अब इसको जो आपको समझना है, इस चीज़ को आपको समझना है, तो मैं वापस समझाता हूँ एक और